नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक 1 के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 11 को शुरू करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और इसे हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से समझेंगे। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल आराम से टॉपिक को, हर टर्म्स को आराम से समझेंगे, हर क्वेश्चन को बखूबी समझेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो हम धड़ल्ले से कर पाए उसे। तो बने रहिए मेरे साथ, सब टॉपिक को इजी कर दूंगा, आसान कर दूंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगर मैं आपको कहूंगा कि मैं ऑलरेडी टॉपिक को बहुत ही कॉन्साइज करके शॉर्ट में समझाता हूं, तो वीडियो को फास्ट पेस में मत देखिए, थोड़ा स्लो देखिए, क्योंकि इनिशियली समझने में दिक्कत है। एक बार अगर आप देख चुके हैं तो दोबारा आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो स्लो स्पीड में देखिए, ताकि टॉपिक को अच्छे से समझ में आए और क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार समझ में आ जाएगा, फिर आपको कभी भी उसमें परेशानी नहीं होगी। और एक बार आप जल्दीबाजी करेंगे, फिर वो हमेशा आपको प्रॉब्लम करेगा। तो स्लोली स्लोली आराम से चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला है 11.1, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हमें समझना है। तो चलिए हम बर्नौली ट्रायल को पहले समझते हैं, क्या होता है बर्नौली ट्रायल। ए ट्रायल और एन एक्सपेरिमेंट whose outcome can be classified as either a success, okay, either a success or a failure is called a बर्नौली ट्रायल। बर्नौली ट्रायल वो एक्सपेरिमेंट होता है स्टैटिस्टिक में जिसमें सिर्फ केवल और केवल दो आउटपुट आए, या तो 0 या 1। सक्सेस को हम 1 कहेंगे और फेलियर को हम 0 कहेंगे। अगर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट अगर है, ऐसा कोई इवेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही आउटकम पॉसिबल हैं, दो से ज्यादा होगा तब नहीं, दो ही पॉसिबल हैं, तब वो बर्नौली ट्रायल के अंतर्गत में आएगा। एक को हम सक्सेस मानेंगे, मतलब जो जिसके लिए हम वो टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर वो इवेंट होता है तो सक्सेस, नहीं तो फेलियर। ठीक है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे एक टॉसिंग ए क्वाइन, क्वाइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड या टेल आएगा। दो इवेंट है, ये हमारा बर्नौली ट्रायल है। रोलिंग ए डाइस, डाइस को रोल करने पे 6 ऑप्शन आते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा बर्नौली नहीं है। लेकिन हमारा अगर इवेंट है गेटिंग ए 6, अगर हमारा इवेंट है सक्सेस को हमने डिफाइन किया है कि हमें 6 मिलना चाहिए, गेटिंग ए 6, तब हमें दो इवेंट हो जाएगा, गेटिंग ए 6 एंड गेटिंग एनी अदर नंबर, तभी हमारा बर्नौली ट्रायल हो जाएगा। दो आउटकम हो गए सिर्फ, ठीक है। तो हमें दो आउटकम से मतलब है। अगर रोलिंग ए डाइस हमने एक इवेंट कर दिया कि गेटिंग ए 6 और दूसरा नॉन 6, तो वो दो आउटकम हो गए, तो ये हमारे बर्नौली ट्रायल हो गया। ओपिनियन पोल में अगर हमारे यस नो का ऑप्शन है, ये हमारा बर्नौली ट्रायल हो गया। सेल्स पर्सन का जो है कोई ऑब्जेक्ट सेल कर रहा है, तो उसका सेल या नो सेल, दो आउटकम हो गया, यहाँ पर बर्नौली ट्रायल है। कोई टेस्ट कर रहे हैं कि वो इफेक्टिव है या ड्रग या नहीं है, तो दो आउटकम होगा, इफेक्टिव नॉट इफेक्टिव, तो ये हमारा बर्नौली ट्रायल में आ गया। ओके, आइए अब हम रैंडम वेरिएबल को देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल जो हमारा बर्नौली ट्रायल होता है, उसमें हम जो उसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं वो 0 और 1 हो गया। मैंने बताया फेलियर को 0, सक्सेस को 1। और प्रोबेबिलिटी जो होती है इसकी भी दो प्रोबेबिलिटी होगी। अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है तो फेलियर की 1 माइनस p होगी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी बाय लॉ होता है 1 होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इंटू 1 माइनस पी जो होगा वो तो 0 हो जाएगा, और 1 इंटू पी जो होगा वो p हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो इसकी होती है बर्नौली ट्रायल की, बर्नौली ट्रायल ध्यान दीजिएगा, बर्नौली ट्रायल की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो p होती है। एंड वेरिएंस इसी तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, वेरिएंस क्या होता है आपका, वेरिएंस आपका होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर का भी जो प्रोबेबिलिटी होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू p हो जाएगा। और एक्स का जो है वो p है, तो इसका स्क्वायर यानी कि p माइनस पी स्क्वायर, तो यहाँ पर p कॉमन है तो p इंटू 1 माइनस पी, तो इसका जो वेरिएंस होता है वो p इंटू 1 माइनस पी हो जाता है बर्नौली ट्रायल का। क्लियर, ओके। आगे चलते हैं। तो अगर हमारा जो है लार्जेस्ट वेरिएंस कब होगा, देखो हमने मैथ में पढ़ रखा है कि जो दो का जो है ये दो हमारा अगर टर्म्स है उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, उसको अगर मैक्सिमम रखना है तो हमें दोनों का जो है हाफ रखना चाहिए वैल्यू। तो हमें जो है p एंड 1 माइनस पी मिल करके 1 हो रहा है, तो यानी कि जो इसको अगर हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है तो इसका हमें वैल्यू जो है हाफ एंड हाफ रखना होगा।
ठीक है, तो कह रहा है कि लार्जेस्ट वेरिएंस अकर्स व्हेन p इज इक्वल टू हाफ, व्हेन सक्सेस एंड फेलियर आर इक्वली लाइकली, तो उनका वेरिएंस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द मोस्ट अनसर्टेन बर्नौली ट्रायल्स दोज विद द लार्जेस्ट वेरिएंस रिसेंबल टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन, मतलब फेयर कॉइन में जो है सक्सेस एंड फेलियर जो होता है हाफ एंड हाफ होता है, तो इसमें मोस्ट अनसर्टेन है क्योंकि इसका वेरिएंस ज्यादा है, दोनों में जो है सक्सेस एंड फेलियर में जो है रेंज जो है डिफरेंस जो है उनका ज्यादा है। ओके, मैक्सिमम होगा जब ये हाफ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये था हमारा 11.1 का थ्योरी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब एक्टिविटी क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, इफ सक्सेस इज डिफाइंड ए गेटिंग ए रेड कार्ड देन आइडेंटिफाई द फेलियर। अगर सक्सेस हमारा रेड कार्ड को है तो फेलियर क्या होगा, सेलेक्टिंग द नॉन रेड कार्ड, कोई नॉन रेड कार्ड ये फेलियर हो जाएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द बर्नौली ट्रायल फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी एग्जांपल इसमें से बर्नौली ट्रायल क्या क्या है ये हमें सेलेक्ट करना है। एक्सपेरिमेंट करा है रैंडमली सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन क्लास टेस्ट, मतलब कि हमें जो क्लास टेस्ट में 90 में से 90 और 100 में से 90 से ज्यादा मार्क्स आए हैं ऐसे स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है। तो हमें दो आउटपुट मिलेंगे, मोर देन 90 एंड दूसरा होगा लेस देन आर इक्वल टू 90। तो दो आउटकम में से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारा बर्नौली ट्रायल है। नेक्स्ट कह रहा है रैंडमली सेलेक्टिंग ए स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास एंड आस्किंग देयर डेट ऑफ बर्थ। ये कोई दो कैटेगरी में हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारे आउटकम्स हो जाएंगे, तो ये हमारा बर्नौली ट्रायल नहीं है। थर्ड कह रहा है रैंडमली सेलेक्टिंग ए प्रोडक्ट फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड आइडेंटिफाइंग वेदर इट इज ए डिफेक्टिव और नॉट, ये हमारा है क्योंकि इसमें दो आउटकम का डिफेक्टिव एंड नॉट डिफेक्टिव, ये हमारा बर्नौली ट्रायल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह कि x इज ए बर्नौली रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर p इज इक्वल टू 0.4, तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा। हमने अभी थ्योरी में देखा था कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बर्नौली ट्रायल है, तो उसका बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, उसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू p होता है ना 0.4 प्रोबेबिलिटी है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू भी 0.4 होगा। पैरामीटर p है 0.4, तो इसका वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस क्या था, हमने कल देखा था p इंटू 1 माइनस पी, तो p हमारा 0.4 है तो 1 माइनस पी हो जाएगा 0.6 और इसका जो प्रोडक्ट होगा हो जाएगा 0.24, तो इसका आंसर हो जाएगा वेरिएंस 0.24। अगर यहीं पर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ दे तो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट करा है लेट द पीएमएफ ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन, ये हमारा पीएमएफ दिया हुआ है। नाउ डिफाइन ए बर्नौली रैंडम वेरिएबल वाई एज, हमारा सक्सेस होगा लेस देन आर इक्वल टू ए एंड फेलियर होगा ग्रेटर देन ए। तो व्हेन ए बिलोंग्स टू द पॉजिटिव इंटीगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए बर्नौली ट्रायल ऑफ वाई बी कंसीडर्ड एज द मोस्ट अनसर्टेन बर्नौली ट्रायल। तो मोस्ट अनसर्टेन बर्नौली ट्रायल क्या होता है, हमने देखा था कि जब उसका प्रोबेबिलिटी जो है हाफ हो, प्रोबेबिलिटी हाफ हो, तो हमें सक्सेस एंड फेलियर को डिवाइड करना है जहां पर वो हाफ एंड हाफ आए। तो हमें ए ऐसा पॉइंट डिफाइन करना है जहां पर एक्स की जो वैल्यू है उससे बराबर या उससे नीचे के लिए सक्सेस और उसके जो प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाए और उससे ग्रेटर देन के लिए भी प्रोबेबिलिटी हाफ हो। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, देखिए 0.1, 0.2, 0.2, 0.3, 0.4, 0.2, तो टोटल कितना होगा 2 1 3 2 5 3 8 2 10, तो टोटल 1 हो रहा है। हमें इसको हाफ में डिवाइड करना है, तो यानी 0.5 एक तरफ 0.5 एक तरफ, तो इधर से देखो 0.3 एंड 0.2 ये एक हो गया और ये 2 2 4 और 1 5 ये हो गया, तो 0.5 एंड 0.5 हमने इसको डिवाइड कर दिया। और मोस्ट अनसर्टेन तभी होगा जब दोनों साइड सक्सेस एंड फेलियर भी हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी हो। तो हमें इक्वल टू और लेस देन हमें रखना होगा 3, ए इज इक्वल टू 3 पर जो है ये 0.5 बनाएगा और ग्रेटर देन 3 पर भी 0.5 बना रहा है, तो हमारा ए की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, क्लियर, आगे चले। तो यहाँ पर एक्टिविटी 11.1 खत्म होता है। अब हम शुरू करेंगे लेक्चर 11.2 के बारे में, इसमें क्या बताया गया है आइए दोस्तों देखते हैं। टॉपिक है इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बर्नौली ट्रायल्स। अभी हमने वहां पर एक बर्नौली ट्रायल के बारे में पढ़ा था, अब हम यहाँ पर एक से ज्यादा बर्नौली ट्रायल्स होंगे और वो इंडिपेंडेंट होंगे और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका क्या मतलब होता है,
मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आगे हम बढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब आप सभी जानते हैं कि एक ट्रायल जो होगा वो दूसरे ट्रायल से इंडिपेंडेंट होगा। कहने का मतलब कि एक का आउटकम कुछ भी आ रहा हो, दूसरे वाले के आउटकम पे प्रभाव नहीं डालेगा। मतलब एक का जो रिजल्ट होगा वो उससे दूसरा वाला इफेक्ट नहीं होगा। जैसे हम टॉसिंग ए कॉइन करते हैं 5 टाइम, तो पहला उसका रिजल्ट आए हेड या टेल आए, उससे दूसरे पर फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा हमारा टेल आ सकता है, तीसरा हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा पहला और दूसरा क्या आया है। तो इस तरह से अगर हम 5 बार टॉस करते हैं तो ये हमारा इंडिपेंडेंट होंगे, पांचों पेयर क्वाइन है तो इंडिपेंडेंट होंगे, कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है कि सभी का जो प्रोबेबिलिटी है हर बार इक्वल हो। यानी कि जैसे हमने जो सेम क्वाइन को 5 बार टॉस कर रहे हैं, तो पहला बार भी उसका प्रोबेबिलिटी जो है पी है, तो दूसरा बार भी पी होगा। सेम क्वाइन है तो सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस में सारे हमारे आउटकम आएंगे। ऐसा नहीं कि पहली बार जब हम टास्क कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, दूसरी बार की प्रोबेबिलिटी 0.6 हो जाए, ऐसा तो फिर वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। देखो कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ बर्नौली ट्रायल डिफाइंस आईआईडी बर्नौली रैंडम वेरिएबल वन फॉर ईच ट्रायल, द एब्रिविएशन आईडी। ये हो गया। डेफिनेशन क्या दिया है देखिए, a collection of random variable is IID if the random variables are independent and share a common probability distribution। मतलब वही है कि सबका हर बार जो प्रोबेबिलिटी है सेम। अच्छा हम देख लेते हैं नॉन इंडिपेंडेंट ट्रायल क्या होंगे। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट वेयर 3 balls are chosen without replacement from a bag containing 20 red ball and 40 black ball. The number of red ball drawn is recorded. Is there a binomial experiment? तो हमारे नॉन आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट ट्रायल क्या होगा। इंडिपेंडेंट तो आप सभी जानते हैं कि एक का रिजल्ट जो होगा दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है ये इंडिपेंडेंट नहीं है। कैसे वो मैं बताता हूँ। कह रहा है कि एक बैग में बैग कंटेनिंग 20 रेड बॉल, 20 रेड बॉल है एंड 40 ब्लैक बॉल्स है, एंड 40 जो है ब्लैक बॉल्स है। और हमें जो है 3 बॉल चूज करना है विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब हमने पहला बॉल निकाला, फिर हम दूसरा बॉल निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। मान लेते हैं पहला बॉल हमारा अगर हमने जब निकाला रेड बॉल ड्रॉ किया तो रेड की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 20/60 थी, एंड ब्लैक की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 40/60 थी। ठीक। अब मैंने पहला बॉल निकाल लिया, पहला बॉल अगर रेड आ गया, अगर रेड आ गया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी नेक्स्ट वाले की, सेकंड की क्या प्रोबेबिलिटी हो गया, रेड बॉल हमारा एक कम हो गया, यानी कि रेड बॉल हमारा बच गया 19/59, और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40/59। वहीं पर अगर हमारा पहला बॉल अगर ब्लैक आ जाता है, देन दूसरे बॉल में रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 20/59 एंड ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 39/59। तो हमने देखा कि सेकेंड आउटकम जो है वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट आउटकम क्या आया। तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट ट्रायल नहीं है, समझ गए। ओके नेक्स्ट चलते हैं। अब बर्नौली रैंडम वेरिएबल तो आप सभी जानते हैं सक्सेस एंड फेलियर होता है, 1 - p फेलियर होता है, सक्सेस p होता है। लेट x बी द टोटल नंबर ऑफ सक्सेस दैट अकर्स इन n ट्रायल। तो अगर हमने n ट्रायल किया है, n मतलब जैसे हमने क्वाइन वाला एग्जांपल लिया था कि हमने 5 टॉसेस किए हैं, तो x सेट टू बी बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, तो उसको हम बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल बोलेंगे विद पैरामीटर n एंड p। तो हमारा बर्नौली ट्रायल जो है, बर्नौली ट्रायल जो था वो बाइनोमियल हो जाता है जब हम मल्टीपल बर्नौली ट्रायल करते हैं। जैसे हमने n बार वही ट्रायल को रिपीट किया तो हमारा बाइनोमियल उसको बोलेंगे बर्नौली टर्म्स टू बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, और इसकी जो पैरामीटर होंगे वो n, मतलब कितनी बार हमने किया वो n हो गया, और प्रोबेबिलिटी एक बार की जो है वो प्रोबेबिलिटी उसकी p होगी। तो इसमें दो पैरामीटर हो जाते हैं n एंड p, और हो जाता है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। n मतलब हमने कितनी बार उस बर्नौली ट्रायल को रिपीट किया, प्रोबेबिलिटी मतलब एक बार की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है वो p। नॉन बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या है आइए देखते हैं। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ए रोलिंग ए डाइस अंटिल ए 6 अपीयर। मतलब एक डाइस को रोल कर रहे हैं जब तक 6 नहीं मिल जाए। तो ये ट्रायल हमारा बाइनोमियल में नहीं, क्योंकि बर्नौली नहीं है। बर्नौली आप जानते हैं क्या होता है, बर्नौली मतलब दो वहां पे आउटकम आएंगे, सक्सेस एंड फेलियर। तो अगर हम गेटिंग ए 6 हमारा सक्सेस है तो अदर देन 6 हमारा फेलियर हो जाएगा। ठीक। लेकिन यहां पर कह रहा है कि हम उसको तब तक रोल करें जब तक हमें 6 नहीं मिलता। तो ये एक अलग एक्सपेरिमेंट हो गया। देखिए टर्म्स अलग हो गए। एक एक्सपेरिमेंट कहता है कि हम उस डाइस को रोल कर रहे हैं, हमें 6 मिल रहा है या नहीं, यानी कि सक्सेस हो रहा है तो 1, फेलियर हो रहा है तो 0। और दूसरा कह रहा है नहीं, हम ये नहीं चेक कर रहे हैं, हम रोल तब तक करेंगे जब तक 6 नहीं मिल जाए। तो ये टेस्ट अलग है, वो टेस्ट अलग है कि हमने एक डाइस को रोल किया और चेक किया कि वो 6 है या नहीं है, और दूसरा टेस्ट है कि हम तब तक रोल करेंगे जब तक 6 नहीं मिल जाए। तो ये टेस्ट
अलग रिकॉर्ड देगा, वो टेस्ट अलग देगा। तो यहाँ पर ये बर्नौली ट्रायल में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एन इज नॉट फिक्स, हमें एन हमारा फिक्स नहीं है, तो हमें बाइनोमियल में नहीं आएगा। बर्नौली नहीं है तो बाइनोमियल नहीं होगा। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट वही होता है जिसमें रिपीटेड बर्नौली ट्रायल होंगे। अब देखो यहाँ पर एन को फिक्स कर दिया 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल, तो लेट एन इज इक्वल टू 3 इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल है। पी जो है प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस है, तो इसके आउटकम क्या क्या होंगे। हमने 3 ट्रायल किया है, तो हो सकता है तीनों सक्सेस हो जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी इंटू पी इंटू पी। पहला और दूसरा सक्सेस, तीसरा फेल्योर है, तो पी पी इंटू वन माइनस पी। पहला सक्सेस, फेल्योर, सक्सेस है तो पी इंटू वन माइनस पी इंटू पी। इसी तरह से एस एफ एफ, तो इतने हमारे 8 आउटकम हो सकते हैं। मतलब हमने 3 बार ट्रायल किया है, बर्नौली ट्रायल, तो हमारे 8 प्रकार के आउटकम हो सकते हैं, और उनकी प्रोबेबिलिटी इस तरीके से होगी। ये मल्टीप्लाइड इसलिए होता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ट्रायल है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होते तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते। इंडिपेंडेंट ट्रायल है मतलब कि पहले का आउटकम दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम उनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंडिपेंडेंट ट्रायल। ओके, तो इसको कोई इस तरीके से लिख जाएगा कि अगर हमें 0 सक्सेस मिल रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तीनों बार वन माइनस पी वन माइनस पी वन माइनस पी, ये वाला हो जाएगा वन माइनस पी का होल क्यूब। हमें 1 सक्सेस मिल रहा है तो क्या होगा, 1 सक्सेस कहाँ पे है, देखो 1 सक्सेस हमारा है, 1 सक्सेस है यहाँ पे, 1 सक्सेस है यहाँ पे, एंड 1 सक्सेस है यहाँ पे। 3 इंटू पी, इसमें तीनों बार एक बार पी आएगा और 2 बार 1 माइनस पी आएगा, तो पी इंटू वन माइनस पी का स्क्वायर। 2 सक्सेस, ऐसे ही 2 सक्सेस भी हमारा 3 बार आएगा, यहाँ यहाँ और 2 सक्सेस है, ये 2 सक्सेस है और 1 वाला ये है, तो ये भी 3 इंटू 2 सक्सेस है तो पी की पावर 2 हो जाएगा और 1 माइनस पी हो जाएगा, और 3 सक्सेस है तो तीनों बार पी होगा, तो ये, तो इसका जो चार्ट बनेगा, टेबल बनेगा पीएमएफ का, वो ये हो जाएगा 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस एंड 3 सक्सेस। उनकी प्रोबेबिलिटी ऐसे होगी। ठीक है, ओके। तो एन इंडिपेंडेंट ट्रायल और एक्स नंबर ऑफ सक्सेस होता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, देखो ये जो होता है एन चूज आई, मतलब अगर हमें एन ट्रायल में अगर 3 सक्सेस आई सक्सेस चाहिए, तो एन कॉम्बिनेशन ऑफ आई कितना होगा, जो ये वो चीज आएगा नंबर जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, ये 3 जो है, ये है एन चूज आई, एन चूज आई, एंड पी यानी सक्सेस की पावर हो जाएगी आई, जितना हमें सक्सेस चाहिए, एंड फेलियर 1 माइनस पी की पावर हो जाएगा एन माइनस आई, मतलब आई हमारा सक्सेस हो गया, टोटल एन ट्रायल था, एन माइनस आई हो जाएगा फेलियर वाली पावर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है फॉर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम एक्टिविटी 11.2 करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। पहला कह रहा है बाइनोमियल एन पी हैज द फॉलोइंग सीडीएफ। यहां पर देखिए हमें सीडीएफ दिया है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पीएमएफ नहीं दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, अब हमें एन निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी है, लेस देन 0 से 1 है, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, यानी कि पहला हमारा जो हो जाएगा एन की वैल्यू होगी 1, फर्स्ट सक्सेस। 0 पर कोई नहीं वैल्यू है, 0 पर प्रोबेबिलिटी 0 है, यानी पहला स्टॉप 1 हो गया, दूसरा हमारा 2 हो गया, तीसरा हमारा 3 हो गया, चौथा 4 एंड पांचवा 5 हो गया। तो जब हम इसका पीडीएफ बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाला टेबल बनाएंगे, तो हमने 1 की प्रोबेबिलिटी ये होगी, 2 की ये होगी, 3 4 5, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन हमारा 5 हो गया। ठीक, 5 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, अब प्रोबेबिलिटी पी क्या है, पी कैसे आएगा दोस्तों, पी का मतलब कैसे निकालोगे, पी कैसे आएगा बताओ। ओके, तो 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 एंड 4 एंड 5 सक्सेस। तो 1 सक्सेस पे प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें 5 मिल गया, तो 1 सक्सेस का क्या फॉर्मूला बनेगा, 5 चूज 1 पी की पावर 1 एंड 1 माइनस पी की पावर 4, और ये क्या है, ये है 1024 डिवाइडेड 3125, 3125, 3125 हो गया। ठीक है, ओके। तो ये 5 चूज 1 क्या होता है, 5 चूज 1 हो जाता है 5, 5 इंटू पी की पावर 1 एंड 1 माइनस पी की पावर 4। ओके, तो 5 को हम इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा,
1024 डिवाइडेड 3125 इंटू 5, तो क्या होगा ये? नो 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 सॉरी गाइज, हमने थोड़ा सा इसमें मिस इंटरप्रेट कर दिया। फिर से इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जीरो से लेस देन पर तो जीरो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जीरो जीरो पे इसकी प्रोबेबिलिटी है, जीरो इज इक्वल टू जीरो पे इसकी प्रोबेबिलिटी है, लेस देन वन पर ये प्रोबेबिलिटी है। तो यानी कि इसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो जीरो होगी, सेकेंड वैल्यू जो कह रहा है वो वन पर है, लेस देन टू, यानी कि सेकेंड वन होगी, एंड फिर टू होगी, फिर थ्री होगी, और फिर फोर होगी। देखिए यहाँ पे जो इसका CDF का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है फोर इक्वल टू फोर से लेके फाइव के पहले तक, यानी कि फोर पे उसकी जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो वन हो रही है, क्योंकि फाइव पर ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव पे वन हो जा रही है, यानी कि लेस देन फाइव तक ही इसकी जो है वैल्यूज है, जीरो वन टू थ्री फोर है। तो ये हमने जो है कैलकुलेशन किया है गलत हो गया। थोड़ा सा आप इसमें समझने में अगर गलती करते हैं तो कैलकुलेशन सब आपका गलत रिजल्ट दे देगा। यानी कि हमारा जो है एन की वैल्यू तो फाइव है, लेकिन जो वैल्यूज होंगी वो जीरो वन टू थ्री फोर होगा, और प्रोबेबिलिटी हमें पी कैलकुलेट करना है, तो एन की वैल्यू फाइव हो गई। तो जीरो पे जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब जीरो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है 1024 अपॉन 3125 है। तो जीरो सक्सेस यानी कि ऑल फेलियर, तो इसका जो फॉर्मूला होगा 5 to 0 पी की पावर 0 1 माइनस पी की पावर 5, यानी कि ये आ जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस पी की पावर 5, जो कह रहा है वो है 1024 अपॉन 3125। तो अगर हम इसको भी पावर 5 में कन्वर्ट कर दें तो 1024 जो होता है ये होता है 4 की पावर 5, एंड 3125 जो है वो 5 की पावर 5 है। तो यानी कि हम रूट 5 अगर दोनों साइड ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी जो है वो हमारा हो जाएगा 4 अपॉन 5, और ये होता है 0.8। तो 0.8 हो गया 1 माइनस पी, तो हमारा जो पी हो जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की हो जाएगी 1 माइनस 0.8, एंड ये हो जाएगा 0.2। तो हमारा जो P की वैल्यू 0.2 हो जाएगा। और Q अगर वैल्यू पूछ रहा है, अगर Q आपको नहीं पता है तो Q की जो मतलब होता है 1 माइनस पी, 1 माइनस पी मीन्स Q। तो Q का मतलब हो गया 0.8, ये हो गया फेलियर, ये सक्सेस एंड ये फेलियर, P मतलब सक्सेस, Q मतलब फेलियर, तो 0.8 हो गया। तो यहाँ पर हमने गलत थोड़ा इंटरप्रेट कर दिया था। लेस देन फाइव तक इसका CDF डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू फाइव पर वन हो रहा है। इस टोटल को आप देखोगे तो ये जो है ये आपका वन हो जा रहा है। ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फोर का रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री। ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री बोला है। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री का मतलब हो गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री, यानी कि थ्री से लेके आगे का, यानी कि थ्री एंड फोर, ये वैल्यू पूछ रहा है वो प्रोबेबिलिटी। तो हमें फोर पे हम अगर टोटल प्रोबेबिलिटी में से 0 1 2 वाला माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो है थ्री एंड फोर पे, ये है 3124 अपॉन 3125, 3124 अपॉन 3125 में से माइनस कर दें हम दो तक की प्रोबेबिलिटी, टिल टू, टिल दो तक की जो प्रोबेबिलिटी है 2944 है, 2944 अपॉन 3125, तीन से लेस देन पर ये है, हमें तीन से इक्वल या ग्रेटर देन पर चाहिए ना, थ्री से इक्वल और ग्रेटर देन पर चाहिए, तो लेस देन थ्री तक जो है 2944 3125 है, तो माइनस कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा, फोर में से फोर गया जीरो, एंड 12 में से फोर जाएगा एट, ये हो जाएगा जीरो, ये नाइन, देन 10 में से नाइन जाएगा वन, 180 अपॉन 3125, 180 अपॉन 3125 कैलकुलेट करते हैं, 180 डिवाइडेड 3125, और ये होता है 0.0576, 0576, 0576 यानी 0.06, थ्री डेसिमल एक्यूरेसी तक लिखना है तो 0.0576 आप इतना लिखो तो आपका सही हो जाएगा। ये दो तक लिखा है 0557 चलेगा आपसे, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
for four independent Bernoulli trials, if P and Q represent the probability of success and failure respectively for each trial, and P जो है S मतलब दो सक्सेस फेलियर देन सक्सेस, वेयर S represent the success and F represent the failure, मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। तो क्या इसका हम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दो सक्सेस है यानी कि P की पावर 2, फिर फेलियर है यानी Q, फिर सक्सेस है यानी P, तो P स्क्वायर क्यू पी, ये ऑप्शन सही है। P क्यूब गलत, P क्यूब हो जाएगा क्योंकि P स्क्वायर इंटू क्यू इंटू पी, तो ये हो जाएगा P क्यूब इंटू क्यू, ये ऑप्शन सही है एंड ये गलत है। तो ये दो ऑप्शन मैचिंग कर रहे हैं, ये दोनों ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर एक्टिविटी खत्म होती है और हम अब समझेंगे लेक्चर 11.3 के समरी को। 11.3 में हमें क्या बताया गया है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल के बारे में हम और क्या पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला हमने देख लिया था, एन चूज आई पी की पावर आई एम वन माइनस पी की पावर एन माइनस आई, और ये इसके अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू मैडम ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप इसको वीडियो में देख लेना, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बात वही है, नंबर ऑफ ट्रायल्स और मतलब उसमें कितने सक्सेस हो रहे हैं, 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस एंड 3 सक्सेस, उसी हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन हो जाएगी। 3 चूज 0, 1 3 चूज 1, 3 चूज 2, 3 चूज 3, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आई एंड एन माइनस आई हो जाएगी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी वो कैलकुलेट करके चार्ट बन गया है। तो यहाँ पर इसके हम जो है ग्राफ के बारे में इसमें मैडम ने बताया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है राइट स्क्यूड, राइट स्क्यूड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो ग्राफ होता है वो राइट साइड जो है वो स्क्यूड, मतलब कि वो राइट साइड स्क्यूड हो, मतलब वो राइट साइड में डाउन हो, तो वो होगा अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 0.5 से लेस है, प्रोबेबिलिटी 0.5 से लेस है। सिमेट्रिक होगा अगर 0.5 के बराबर है, एंड ग्रेटर देन होगा, पी इज ग्रेटर देन होगा अगर 0.5 के लेफ्ट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड है यानी लेफ्ट स्क्यूड का मतलब ये हो गया कि लेफ्ट साइड में हमारा डाउन होगा और राइट साइड में हमारा अप होगा, अगर वो 0.5 से प्रोबेबिलिटी लेस है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं कि ये ग्राफ का मतलब क्या हुआ, आपको फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए राइट स्क्यूड का मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा कि राइट साइड डाउन हुआ हो, लेफ्ट स्क्यूड का मतलब जो लेफ्ट साइड डाउन हुआ हो, ये ग्राफ हो गया, और इक्वल का मतलब जो ग्राफ जो है सिमेट्रिक होगा, यानी कि बीच में जो है वो हाई होगा और दोनों साइड जो है वो डाउन होगा, ये होगा सिमेट्रिक वाला। तो क्या कह रहा है इसका मतलब, प्रोबेबिलिटी आपकी 0.5 से कम है, 0.5 से कम है, क्या कहने का मतलब हो गया कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लेस है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आपका ग्राफ राइट स्क्यूड यानी कि ये वाला होगा राइट स्क्यूड। क्यों ऐसा होगा देखते हैं। देखो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम है और ये हमारा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब हमारे जो एक्स की जो वैल्यू होगी वो सक्सेस हमारा कहां से शुरू होगा, सक्सेस 0, सक्सेस 1, सक्सेस 2, सक्सेस 3, मतलब कि अगर हम 3 ट्रायल कर रहे हैं तो उसमें 0 सक्सेस मिले मतलब कम मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी का जो है वैल्यू कम है, 0.5 से कम है, तो 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, 1 सक्सेस की उससे कम होगी, 2 सक्सेस की और कम होगी प्रोबेबिलिटी, और 3 सक्सेस हमें मिले इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी जो है हाफ से भी कम है, लेस देन प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लेस है, इसलिए हमारा जो कम सक्सेस वाला ग्राफ होगा वो हाई होगा और ज्यादा सक्सेस वाला ग्राफ डाउन होगा, इसलिए ये हमारा होगा राइट स्क्यू। ठीक है, 0.5 के बराबर है, इसकी ग्राफ कैसे बनेगा, इसका हमारा 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, 4 सक्सेस, हमें 4 ट्रायल कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो हमें 2 सक्सेस एंड 2 फेलियर मिलने के चांस ज्यादा होंगे और कम फेलियर मिलने वाले चांस कम होंगे, ज्यादा फेलियर सक्सेस मिलने वाले भी चांस कम होंगे, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। लेफ्ट स्क्यूड होगा जब प्रोबेबिलिटी आपके 0.5 से ज्यादा है, यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा है, मतलब ये यहाँ ऐसे नहीं, आपका जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज्यादा है यानी कि सक्सेस होने के चांस आपके ज्यादा हैं, तो क्या होगा, आप जो नंबर ऑफ ट्रायल करेंगे उसमें आपको 5 में से 1 सक्सेस मिले उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, और 5 में से 4 सक्सेस मिले उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि हमारा जो है प्रोबेबिलिटी का चांस जो है वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए हमारा वो ग्राफ जो होगा वो लेफ्ट स्क्यूड होगा। तो मेरा मतलब ये है कि मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड में आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको सिंपल ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी अगर कम है, हाफ से कम है, तो आपके नंबर ऑफ सक्सेस कम होंगे, और प्रोबेबिलिटी अगर हाफ से ज्यादा है तो नंबर ऑफ सक्सेस ज्यादा होंगे, तो आप लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड एज्यूम कर लेना।
स्क्यूड का मतलब कम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी आपकी 0.5 से कम है तो ग्राफ जो है वो लेफ्ट स्क्यूड है, राइट साइड जो है आपका नहीं राइट स्क्यूड है, आपका राइट साइड जो है डाउन है। ठीक, राइट स्क्यूड। प्रोबेबिलिटी आपका कम, प्रोबेबिलिटी आपका बराबर है 0.5 है तो ये मिडिल में आपका चांस ज्यादा होगा, दो सक्सेस के चांस ज्यादा है, बाकी फेलियर कम सक्सेस एंड ज्यादा सक्सेस के चांसेस कम होंगे, तो ये आपका सिमेट्रिक होगा ग्राफ। एंड यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0.8 है मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, यानी कि एक सक्सेस जीरो सक्सेस मिलने के चांस कम है, आपको ज्यादा सक्सेस मिलने के चांस ज्यादा है, तो आपका ग्राफ जो होगा वो लेफ्ट स्क्यूड हो जाएगा। ठीक, ग्राफ समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स को ज्यादा कर दिया है, नंबर ऑफ ट्रायल्स 40 कर दिया, प्रोबेबिलिटी कम है, तो आपका ग्राफ कैसा होगा, प्रोबेबिलिटी कम है, नंबर ऑफ चांस ज्यादा हो गया, तो एक तरह का सिमेट्रिक होगा, लेकिन वो सिमेट्रिक जो होगा वो आपका मिडिल से लेफ्ट साइड होगा, सिर्फ मिडिल जो है 20 हो रहा है तो उससे लेफ्ट साइड होगा, लेकिन ग्राफ तो आपका सिमेट्रिक हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा है तो सिमेट्रिक बनेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है, तो आपका जो सिमेट्रिक वाला ग्राफ है वो मिडिल से लेफ्ट साइड है। ठीक, यहीं पर आपका प्रोबेबिलिटी बराबर है तो सिमेट्रिक होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा है सिमेट्रिक होगा, लेकिन वो मिडिल में होगा, और नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा है लेकिन प्रोबेबिलिटी 0.8 है तो सिमेट्रिक होगा ग्राफ, नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाने से ग्राफ सिमेट्रिक हो जाता है, लेकिन वो शिफ्ट हो जाएगा मिडिल से राइट साइड। तो आपके हिसाब से मैंने ग्राफ को आपको अच्छे समझा दिया। देखिए कह रहा है कि अगर एन स्मॉल है, एन स्मॉल एन एंड स्मॉल पी राइट स्क्यूड, स्मॉल एन एंड लार्ज पी लेफ्ट स्क्यूड, ऐसे ये ऐसे और ये ऐसे हो गया, एंड स्मॉल एन है इक्वल तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, फॉर लार्ज एन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेस सिमेट्री, लेकिन सिमेट्री भी कहाँ होगी, मिडिल से लेफ्ट या राइट होगी, वो मैंने आपको इसके माध्यम से समझा दिया कि अगर आपका प्रोबेबिलिटी का चांस कम है तो वो मिडिल से लेफ्ट होगा, वो 0.5 है तो मिडिल में होगा, सिमेट्री तो होगा लेकिन मिडिल में होगा, और 0.5 से ज्यादा है तो ये प्रोबेबिलिटी आपका ग्राफ जो होगा सिमेट्रिक होगा बट राइट साइड शिफ्टेड होगा। आइए एक्टिविटी 11.3 को हमने देखते हैं, 11.3 होगा 11.4 होगा आई गेस, एक्टिविटी 11.4 होना चाहिए, हम जो पढ़ रहे हैं वो थ्योरी हमारा 11.3 है, अच्छा 11.3, ठीक है। तो 11.3 एक्टिविटी पे आते हैं, कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट from the following of for the binomial random variable, it is used to model the number of independent Bernoulli trials needed to obtain the first success। कह रहा है कि बाइनोमियल बर्नौली ट्रायल को यूज टू मॉडल द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल को हमें नंबर करना है, तो हमें ऑब्टेन द फर्स्ट सक्सेस, नीडेड टू ऑब्टेन द फर्स्ट सक्सेस हमें कब मिलेगा, मतलब अगर हम एक्सपेरिमेंट करें कि फर्स्ट सक्सेस हमें कब मिलेगा, जो हमने वो एग्जांपल लिया था कि हमें पहला 6 लेने के लिए हमें कितने ट्रायल करने पड़ेंगे, तो क्या बर्नौली ट्रायल होगा, अगर मैं डाइस रोलिंग और डाइस में कहूँ कि नंबर ऑफ ट्रायल्स टू ऑब्टेन द फर्स्ट 6, ये बर्नौली ट्रायल में नहीं होगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं रोल करता हूँ डाइस, हमें 6 मिलेगा या नहीं, तो ये हमारा दो आउटकम दे रहा है, सक्सेस या फेलियर, तो ये हमारा बर्नौली ट्रायल होगा। लेकिन फर्स्ट सक्सेस के लिए हमें कितना रोल करना पड़ेगा, ये हमारा बर्नौली ट्रायल नहीं होगा। बाइनोमियल एन का पी, अगर एक्स हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो x1 प्लस x2 प्लस xn, ये n टाइप का इवेंट का कॉम्बिनेशन होगा, वेर ईच xi इज ए बर्नौली रैंडम एंड इंडिपेंडेंट p द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो अगर हमारा x1 x2 xn हमारा बर्नौली ट्रायल है, n बर्नौली ट्रायल्स हैं, जहां पर n उसका नंबर हो गया, प्रोबेबिलिटी p जो है वो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है, सभी के लिए है, तो x हमारा अगर इन सारे इवेंट का कॉम्बिनेशन है तो x हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसका पैरामीटर n का मापी होगा, तो ये सही है। It models the number of successes in n independent Bernoulli trial, n independent Bernoulli trial में कितने सक्सेस आए हैं, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है, ये भी ऑप्शन सही है। कह रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू पी एंड वेरिएंस है पी इंटू 1 माइनस पी होगा, अगर प्रोबेबिलिटी पी, ये हमारा बर्नौली ट्रायल के लिए होता है, एक बर्नौली ट्रायल के लिए होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये नहीं होगा क्योंकि वहां पर हमें नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स होते हैं, तो ये फॉर्मूला एक इवेंट के लिए है, बाइनोमियल के लिए नहीं है, इसलिए गलत होता है। यहाँ पर बात हम जो कर रहे हैं वो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल के लिए कर रहे हैं कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। तो बर्नौली ट्रायल एक के लिए हमारा जो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू पी होता है, वेरिएंस पी इंटू 1 माइनस पी होता है, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कहेंगे
तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि वहां एन आ जाता है, एक नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। कह रहे हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 6 एंड 0.3 है, यहाँ पर हमारा लेस देन है, सक्सेस की चांस कम है, तो द ग्राफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज लेफ्ट स्क्यूड। लेफ्ट का मतलब ये, लेफ्ट स्क्यूड का मतलब ये हो गया। हम्म, तो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। हमारा सक्सेस के चांस कम है, तो बाइनोमियल 6.3 होगा, वो हमारा लेफ्ट स्क्यूड होगा, राइट स्क्यूड होगा। तो ये देखिए राइट स्क्यूड होगा क्योंकि चांस कम है, तो हमारा जीरो सक्सेस आने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, उससे कम होगी एक सक्सेस की, उससे ज्यादा सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो जैसे हम नंबर ऑफ सक्सेस बढ़ाएंगे वैसे प्रोबेबिलिटी हमारा कम होता जाएगा, तो ये राइट स्क्यूड होगा। ठीक है, राइट स्क्यूड होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी के चांस कम है, तो जीरो सक्सेस या एक सक्सेस के प्रोबेबिलिटी के चांस ज्यादा होंगे, और 3 या 4 सक्सेस आने के, 6 नंबर ऑफ 6 करें तो 6 सक्सेस आने के, 6 में 6 सक्सेस आने के चांस कम होंगे क्योंकि हमारा प्रोबेबिलिटी के वैल्यू कम है। तो हमारा इस तरह का ग्राफ बनेगा जो कि राइट स्क्यूड होगा। ठीक है, अब करा है कि अगर हमें 60 नंबर ऑफ ट्रायल्स हम बढ़ा देते हैं तो हमारा सिमेट्री हो जाता है, विल टेंड टू बी सिमेट्रिक। ये गलत है, फेल टू सिमेट्रिक। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कंपनी इज प्लानिंग ऑन एक्सपेंडिंग इट्स रीच, इट इज प्लानिंग टू ओपन एट लीस्ट 2 more branches in the city and is considering 4 different location for it. The probability of successful opening of a branch at a location is 0.65 and the success of branch are independent of each other. Find the probability that exactly 2 branches will be successful. मतलब कंपनी जो है प्लान कर रही है अपना ब्रांच खोलने का, प्लानिंग टू ओपन एटलीस्ट 2 ब्रांच ओपन करने का प्लान कर रही है इन द सिटी, एंड 4 डिफरेंट लोकेशन को चूज किया है उसने, लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3 एंड लोकेशन 4। और प्रोबेबिलिटी का जो है चांस है, एक का है 0.65, वो सभी के लिए है, इंडिपेंडेंट है 0.65। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ब्रांचेस विल बी सक्सेसफुल, चारों में से केवल 2 ब्रांच सक्सेसफुल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो 2 कोई भी हो सकता है, L1 L2 हो जाए, L1 L3 हो जाए, L3 L4 हो जाए। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 4 चूज 2, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0.65 की पावर 2 एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 0.65, तो ये हो जाएगा 0.35। तो 0.35 की प्रोबेबिलिटी, अरे सॉरी पावर 2, 4 चूज 2 की वैल्यू होती है 6, तो 6 इंटू 0.65 स्क्वायर और 0.35 स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेट करो। 6 मल्टीप्लाई 0.65 मल्टीप्लाई 0.65 मल्टीप्लाई 0.35 मल्टीप्लाई 0.35, कितना हो गया? 0.310, 0.31। ठीक है, 310 हो जाएगा, 3 डेसिमल एक्यूरेसी तक बोल रहा है, तो ये हो जाएगा। तो 4 में से हमें 2 ऑप्शन चाहिए, ये सक्सेस एंड फेल्योर। ठीक है, आगे बढ़े। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का शेप क्या होगा? देखो यहाँ पर नंबर कम है लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है 0.65 है, यानी प्रोबेबिलिटी के चांस ज्यादा है 0.65 से, तो कम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम होगी एंड ज्यादा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि लेफ्ट स्क्यूड होगा, लेफ्ट स्क्यूड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के चांस ज्यादा है, तो 0 का ऐसे होगा, 1 का ऐसे होगा, ज्यादा सक्सेस होने के चांस ज्यादा होंगे, यानी कि नंबर ऑफ सक्सेस बढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी ग्राफ अप जाएगा, तो ऐसे होगा, यानी कि लेफ्ट स्क्यूड। ठीक है, लेफ्ट स्क्यूड। आगे चले। नेक्स्ट कह रहा है कि सपोज दैट 4.5% ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर सिटी ओन ए क्रेटा। ओके, a survey has been conducted to know what brand of cars people use in the city. What is the probability that the 12th person being interviewed during the survey is the second one to own a Creta? अच्छा, कह रहा है सपोज दैट 4.5% ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर सिटी ओन ए क्रेटा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4.5%, यानी कि 100 में से 4.5 लोग जो क्रेटा लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0.0045।
नहीं नहीं 0.045 होगा, सॉरी 0.045, ये होगी प्रोबेबिलिटी। तो फेलियर क्या हो जाएगा, सक्सेस ये हो गया, एंड फेलियर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.045, तो ये क्या हो जाएगा 559, ये हो जाएगा 955। ठीक है, ये हो गया। तो कह रहा है कि सर्वे हो रहा है कंडक्टेड टू नो दैट ब्रांड ऑफ कार्स पीपल यूज इन द सिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 12th पर्सन जो इंटरव्यू हुआ ड्यूरिंग द सर्वे इज द सेकंड बोन टू वोन ए क्रेटा। मतलब 12th वाला पर्सन जो है वो सेकंड पर्सन हो जिसके पास क्रेटा है, यानी कि हम अगर 12 पर्सन का ले रहे हैं तो उसमें से 11 पर्सन जो है, 11 में से एक सक्सेस हो और 12th वाला हमारा सेकंड सक्सेस हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो इसकी क्या ऑप्शन हो सकते हैं, 11 में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, बंदा सक्सेस हो सकता है जिसके पास हो, तो इसका हो जाएगा 11 चूज 1। आप फॉर्मूला खुद से बनाना सीखो, हमें 11 में से एक बंदा सक्सेस चाहिए और दूसरा चाहिए 12th बंदा, तो 11 में से एक चाहिए, तो 11 चूज 1, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.045, एक ही है, और हो जाएगा फेलियर की क्या है 0.955 की पावर 10, ये हो गया। एंड 12th वाला हमारा सक्सेस मिले, तो 12th वाला सक्सेस मिले, तो 12th की बंदे की जो प्रोबेबिलिटी है 11 में से एक, ये ऑप्शन हो गए, एंड 12th वाला हमें सक्सेस मिले, तो 12th वाले की सक्सेस की क्या है 0.045। तो हमें ये हो गया, कहने का मतलब कि 11 चूज 1 हो जाएगा 11 इंटू 0.045 की पावर हो जाएगी 2 एंड 0.955 की पावर 10, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हमने कैसे बनाया आपने देख लिया, हमें 12वां बंदा जो है सेकंड सक्सेस चाहिए, तो ये हमें कैलकुलेशन प्रोबेबिलिटी करनी थी, यानी 11 तक बंदे में हमें एक सक्सेस चाहिए, तो होगा 11 चूज 1 सक्सेस 1 एंड फेलियर 10 इंटू 12वां हमें सक्सेस चाहिए, तो 12वां में हो जाएगा 0.045, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होगा, एक मिनट, साइंटिफिक कैलकुलेटर मैं ओपन अभी नहीं कर पाऊंगा आपके डेस्कटॉप में, मैं अलग से कैलकुलेट करता हूँ। ये है 0.045 और इसकी पावर लानी है 2, तो इसकी पावर 2 जो है वो हो जाएगी 0.0020 हो जाएगा, 0.0020 एंड 0.955 की पावर 10, तो यह 0.955 और इसकी पावर 10, इसकी पावर 10 जो है हो जाएगी 0.631, 0.631, और ये टोटल हम कैलकुलेट कर दें तो क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 0.22, नो सॉरी सॉरी सॉरी, 22 नहीं है, 0.002 एंड मल्टीप्लाई 0.631, 0.631, और ये हो जाता है 0.0138, ये मेरा आ रहा है 0.013882, तो ये आपका रेंज में जाएगा 0.014, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कैसे कैलकुलेशन किया मैंने, होप आप समझ गए होंगे। आगे चले, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, मैं एक्सप्लेन कर देंगे। अब आता है लेक्चर 11.4, 11.4 देखते हैं हम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडलिंग सिचुएशन एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसमें देखिए क्या क्या हमें और एक पढ़ने को है आगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पैक ऑफ 3 गुड्स, ओके, रैंडम वेरिएबल, फेलियर, सक्सेस हम जानते हैं, वही सब एग्जांपल हैं, 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, जो हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनाया था उसमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन कर दिया, पीडीएफ का कैलकुलेशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन, पैक ऑफ 3 गुड्स
प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लेंट, उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, उसको थोड़ा अलग तरीके से हम एग्जांपल्स के थ्रू समझाया गया है कि हम लेस देन आर इक्वल टू 1 कैलकुलेट करना है, तो हम 0 वाला और 1 वाला प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे तो हमें आ जाएगा x इज लेस देन आर इक्वल टू 1। रोलिंग ए डाइस, 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 3 4 सक्सेस, 6 अपीयर्स एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस में क्या आ जाएगा, मतलब एटलीस्ट वंस का मतलब क्या होगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये सारा ऐड कर देंगे, ये होगा एग्जैक्टली वंस में प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। एंड एटलीस्ट ट्वाइस में 2 3 4 वाला ये वाला प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ऐड कर दो सब। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आपको पता है इसमें क्या करना है। डिफेक्टिव बॉल बियरिंग, देखो डिफेक्टिव बॉल बियरिंग है, प्रोबेबिलिटी आपको दिया n की वैल्यू 5, प्रोबेबिलिटी 0.05, तो 0 की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 1 पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन, 2 3 4 एंड 5 प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन आपने कर लिया। 5 पे जो बन रहा है बिल्कुल ही 0 0 0 प्रोबेबिलिटी आपका बन रहा है, 4 पे भी 0 0 बन रहा है, क्यों, क्योंकि सक्सेस का चांस क्या है 0.05 है, तो सक्सेस के चांस बहुत कम है, फेलियर के चांस 0.95 है। तो आप 5 ट्रायल करो, उसमें आपको 4 सक्सेस मिल जाए, 5 सक्सेस मिल जाए, इसके चांसेस आपके 0 0 आ जाएंगे, क्योंकि चांस ही बहुत कम है, और कम सक्सेस के चांस आपको ज्यादा होंगे। 5 में से 0 सक्सेस मिले ज्यादा है, 5 में से 1 सक्सेस मिले उससे थोड़ा कम होगा, 5 में से 5 सक्सेस मिल जाए 0 है, क्योंकि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। ठीक है, तो 2 आर मोर आर डिफेक्टिव, 2 आर मोर आर डिफेक्टिव पूछ रहा है, तो 2 आर मोर डिफेक्टिव का मतलब क्या होगा। हम्म, अच्छा मैंने उल्टा कंपेयर किया, ये डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है, द नंबर ऑफ डिफेक्टिवनेस इज सैंपल ऑफ 5, तो ये डिफेक्टिवनेस के बारे में बात हो रही है, तो ये डिफेक्टिवनेस के बारे में बात है, तो 2 आर मोर डिफेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, 2 आर मोर का मतलब 2 3 4 5 आप ऐड कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 2 to 5। ठीक है, इसको इसको ऐड कर दो, ये तो 0 है, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सैटेलाइट फंक्शनिंग में है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अमंग 4 दैट आर फंक्शनिंग, तो 4 में से x बता रहा है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट फंक्शन करेंगे, तो फंक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, फेल की प्रोबेबिलिटी 0.2 हो गई, तो 0 फंक्शन करेगा, मतलब कोई फंक्शन नहीं करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी इतना है, एक फंक्शन करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी इतना है, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, क्योंकि 4 में से चारों करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी आप ज्यादा है, क्योंकि हमारे फंक्शन करने की जो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है 0.8 है, तो इसलिए 4 के चारों फंक्शन करेंगे 0.4096 है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो आपको 2 3 4 वाला ऐड कर देंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, कॉन्सेप्ट वही है। अब एक्टिविटी क्वेश्चन देखते हैं, कोई ज्यादा कुछ खास था नहीं, तो 11.4 एक्टिविटी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंसीडर ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4, ए सीक्वेंस ऑफ 4 बिट्स वेयर ईच बिट्स कैन बी आइदर 0 or 1। Suppose you want to transmit 4 bits wirelessly via transmission channel. The channel is noisy. There is a possibility of error. Assume that changing a bit the ith place is independent from the changing the bit at the jth place, मतलब independent है एक दूसरे से। The probability of one bit getting change is given 0.1, मतलब 0.1 चांस है कि एक बिट चेंज हो जाए। लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ बिट्स दैट चेंज, बाइनोमियल n का p फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अच्छा जी, तो कह रहा है कि 4 सीक्वेंस ऑफ 4 बिट्स है, लेंथ 4 है, 0 या 1 हो सकता है, एंड 4 बिट है, तो लेंथ 4 लेंथ है, तो x अगर हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और x हमें बता रहा है कि x डिनोट द नंबर ऑफ बिट्स दैट चेंज, तो बिट्स कितने चेंज हो सकते हैं, लेंथ 4 है, तो या तो एक चेंज हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, नहीं। x डिनोट द नंबर ऑफ बिट्स दैट चेंज। कंसीडर ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4, 4 लेंथ है, x डिनोट द नंबर ऑफ बिट्स दैट चेंज, तो बाइनोमियल है n, तो n की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। ओके, x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है कि 0 चेंज हो, 1 चेंज हो, 2 चेंज हो, 3 चेंज हो, 4 चेंज हो, तो x की जो आप बनाएंगे पीडीएफ बनाएंगे उसमें x की वैल्यू 0 से लेके 4 तक होगी, लेकिन n जो हमारा है वो 4 है, मतलब 4 उसमें है, और प्रोबेबिलिटी 0.1 है। ठीक, तो ये हो गया, n की वैल्यू होगी 4 ट्रायल है, 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस एंड 4 सक्सेस हो सकता है, तो 4 है।
बाइनोमियल एंड का भी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी हमारा है 0.1, गेटिंग चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है 0.1 है, ठीक। चूज द करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, मोर देन वन कैन बी ऑप्शन 2। तो हमें चार में से हमारा एक्स 4c एक्स हमारा अगर सक्सेस डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है तो 0.1 की पावर हो जाएगा एक्स एंड 0.9 की पावर 4 माइनस एक्स, सही है। चार में से एक्स हमें चाहिए डिफेक्टिव, तो 0.1 की पावर एक्स होगा, 0.9 की पावर एक्स गलत है। अब हम 4 चूज 4 माइनस एक्स कर देते हैं, यानी कि हमें फेलियर मतलब हमारा जो 0.9 है उसकी पावर 4 माइनस एक्स है ना। तो अगर 4 चूज 4 माइनस एक्स करते हैं तो हमारा 0.9 की पावर 4 माइनस एक्स होगा एंड 0.1 की पावर एक्स होगा। तो ये ऑप्शन सही है, ये दोनों की वैल्यू सेम है, अलग तरीके से लिखा गया है कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, तो ये दोनों सही का ऑप्शन है, ये दोनों गलत ऑप्शन है। आगे चलते हैं। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसलेटेड मैसेज इज रॉन्ग, एज्यूम द मैसेज इज रॉन्ग व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन बिट इज एरर, ठीक है। तो हमारे जो है 4 लेंथ का है वर्ड है और कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसलेटेड मैसेज इज रॉन्ग। तो ट्रांसलेटेड मैसेज रॉन्ग हुआ जब कोई भी एक बिट चेंज हो जाएगा, तो हमें रॉन्ग नहीं होगा, सक्सेस का मतलब तब होगा जब कोई भी चेंज ना हो, कोई भी चेंज ना हो तो सक्सेस होगा, और एक भी चेंज हो, एक चेंज हो, दो चेंज हो, तीन चेंज हो, चारों चेंज हो तब रॉन्ग हो जाएगा। तो हम उल्टा निकाल लेते हैं, सक्सेस वाला निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी, और 1 माइनस सक्सेस कर देंगे तो हमें फेलियर की प्रोबेबिलिटी में निकल जाएगी, ठीक है। तो सक्सेस का मतलब कि कोई भी बिट चेंज ना हो, तो एक बिट के चेंज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1 है, टू बी गेटिंग चेंज 0.1 है, तो नहीं चेंज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.9 है। तो हमारा कोड बिल्कुल सही जाएगा, यानी कि पहला भी 0.9, दूसरा भी 0.9, तीसरा भी 0.9, चौथा भी 0.9। तो 0.9 की पावर 4, 0.9 की पावर 4 होने का क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, 0.9 की पावर 4 क्या होगा, 0.9 की पावर 4, 0.9 की पावर 4 है 6561, 0.6561, ये हमारा प्रोबेबिलिटी है, हमारा जो है कोड जो है वो सही होगा, सक्सेस होगा। तो कोड मैसेज रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.6561, तो हो जाएगा 3439, ठीक है। ये पूछ रहा है ना, मैसेज रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैसेज रॉन्ग हो जाएगा जब कोई भी एक बिट गलत हो तो रॉन्ग हो जाएगा, यानी एक बिट भी गलत हो जाए, दो भी गलत होता है, तीन भी या चार भी गलत होता है। तो हम उल्टा कैलकुलेट कर लेते हैं, कोड सही कब होगा, जब चारों अनचेंज हो, अनचेंज होने की प्रोबेबिलिटी 0.9 है, 0.9 की पावर 4 हो जाएगा जब कोड सही हो। तो 1 माइनस 0.9 का जो प्रोबेबिलिटी है यानी 6561 कर देंगे तो 0.3439 आ जाएगा जब कोड हमारा गलत हो जाए, कोई भी एक कोड चेंज हो जाता है। तो ये आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 करा, एन एरर कैन बी रिकवर्ड इफ द नंबर ऑफ फॉल्टी बिट्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, इफ वी सेंड ए स्ट्रिंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्ट्रिंग इज आइदर करेक्ट और कैन बी रिकवर्ड। तो रिकवर्ड हो सकता है जब वो कह रहा है कि फॉल्टी बिट इज लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब 0 और 1। तो फॉल्टी बिट 0 हो, हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, जब चारों कोड अनचेंज होंगे यानी 0.9 की पावर 4 तो यह था 0.6561, जब चारों सही होंगे, जब 0 होगा, 0 अनचेंज होगा तो 0.6561, जब एक कोड कोई गलत हो उसका निकाल लेते हैं और हमें आंसर देना है कि कैन बी रिकवर्ड या करेक्ट हो या कैन बी रिकवर्ड हो। तो करेक्ट वाला तो ये हो गया, और कैन बी रिकवर्ड यानी एक गलत हो, तो एक गलत का क्या हो जाएगा 4 चूज 1, और चेंज होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 की पावर 1 एंड अनचेंज की प्रोबेबिलिटी 0.9 की पावर 3। तो ये कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 4 इंटू 0.1 इंटू 0.9 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा ये 0.9 की पावर 3 इंटू 0.1 एंड 4 यानी कि 0.4, तो ये हो जाता है 0.2916, ये हो जाएगा 0.2916। तो ये ऐड कर देंगे, जीरो की प्रोबेबिलिटी, जीरो अनचेंज की प्रोबेबिलिटी ये है और एक चेंज होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो जोड़ दो तो 6 1 7, 6 1 7, 9 5 14, 6 2 8 1 9, 0.9477 ये प्रोबेबिलिटी है जब वो कोड जो है वो करेक्ट होगा या कैन बी रिकवर्ड, 1 या लेस देन 1, 0 या 1 कोड चेंज होंगे उसकी हमने कैलकुलेट कर लिया। 0 यानी कि चारों सही होंगे कोड, 0 चारों अनचेंज होंगे, 0.9 की पावर 4 प्रोबेबिलिटी होगी,
और एक चेंज हो तो 4 चूज 1, 0.1 की पावर 1, 0.9 की पावर 3, इसको ऐड कर दिया 0.2916, इसको ऐड कर दिया तो आ गया 0.9477। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यूज द फॉलोइंग पॉइंट 6 एंड 7 के लिए। सपोज 5 fair dice are thrown independently, x represent the number of dice where the multiple of 4 appears. Find the pmf of 4। मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है? डाइस में क्या क्या है? डाइस है 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6, तो 4 का मल्टीपल क्या है इसमें? 4 का मल्टीपल केवल 4 है। तो 4 का मल्टीपल आने की एक रोल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/6। फेयर डाइस है तो केवल 4 ही इसमें सक्सेस है हमारा, बाकी सब फेलियर है, तो 1/6 है। फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6 है। तो कह रहा है इसके फॉर्मूला क्या होगा? 5 फेयर डाइस आर थ्रोन, तो 5 में से कितने सही होंगे? 5 चूज एक्स, तो सक्सेस है 1/6 है, 1/6 है, तो 1/4 और 3/4 ये गलत हो गया, 1/2 ये भी गलत है। 5 चूज एक्स, सक्सेस है 1/6 की पावर एक्स एंड 5/6 की पावर 5 - एक्स, ये फॉर्मूला सही है पीएमएफ के लिए। क्योंकि हमें 5 थ्रोज करना है और 4 का मल्टीपल केवल 4 है, तो 4 का मल्टीपल 1 से लेकर 6 में 4 है केवल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की 1/6 है, फेलियर की 5/6 है, तो 1/6 की पावर एक्स एंड 5/6 पर 5 - एक्स, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 ऑफ द डाइस shows a multiple of 4। एटलीस्ट 3 आउट ऑफ डाइस मतलब 0 1 2 एंड 3, ये हमें इसमें कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 ऑफ द डाइस शो ए मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 किस क्या है? डाइस में, डाइस में हमारे नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसमें मल्टीपल ऑफ 4 अगर आप देखें तो सिर्फ 4 है, 1 2 3 5 6 मल्टीपल नहीं है, तो 4 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? ये क्वेश्चन तो हमने किया है ना। ठीक है। हाँ, तो 4 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/6, क्योंकि एक ही है, एंड रेस्ट ऑफ द डाई नंबर्स हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 5/6। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/6 हो गई एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी 5/6 हो गई। ठीक है। अगर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 ऑफ द डाइस शोज ए मल्टीपल ऑफ 4, हमें 5 डाइस थ्रो करना है। 5 डाइस, हमारा एन हो गया 5, और एक्स की वैल्यू हमें कह रहा है कि एटलीस्ट 3 ऑफ द डाइस, एटलीस्ट 3 मतलब 3 4 एंड 5 वैल्यूज आर एक्सेप्टेड। तो हम ये कह सकते हैं या तो 3 4 5 के लिए कैलकुलेट कर लें और ऐड कर दें, या हम 0 1 एंड 2 के लिए कैलकुलेट करके टोटल ऐड करके और 1 में से माइनस कर दें, तो 3 4 5 के लिए वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला तरीका ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। तो हम ये आप ट्राई करते हैं कि 0 सक्सेस 1 सक्सेस एंड 2 सक्सेस, ये कैलकुलेट कर लें और इसको हम 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमें 3 4 एंड 5 की वैल्यू आ जाए। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 सक्सेस के लिए? 5 चूज 0, 1/6 की पावर 0 एंड 5/6 की पावर 5 प्लस 1 सक्सेस का होगा 5 चूज 1, 1/6 इंटू 5/6 की पावर 4, एंड 2 सक्सेस का होगा 5 चूज 2, 1/6 की पावर 2 एंड 5/6 की पावर 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 5/6 की पावर 5, और ये हो जाएगा 5, ये 1/6, ये भी 5/6 हो जाएगा, और ये 4 है तो ये भी हो जाएगा 5/6 की पावर 5, प्लस यहाँ पे एक हो जाएगा 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, और यहाँ 6 है तो एक 5 को इधर भेज दें, ये हो जाएगा 5 की पावर 4 अपॉन 6 की पावर 5 और इंटू 2। तो इसको हम सॉल्व करें तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 5 की पावर 4 अपॉन 6 की पावर 5, तो ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 5 एंड प्लस 2,
तो ये हमारा हो गया 5⁴ अपॉन 6⁵ इंटू 12। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा 5⁴ यानी कि 25 इंटू 25 इंटू 12 ये आ गया इतना। और हमें डिवाइड करना है 6⁵ से, तो डिवाइड 36, फिर डिवाइड 36, देन डिवाइड 6, ये हो गया इतना 0.9645। 9645 इसको हम 1 से माइनस कर दें, क्योंकि हम ये हमारा आ गया 0 + 1 + 2, तो हमें इसको चाहिए 345 के लिए, तो हम इसको 1 से माइनस कर देंगे, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 - 0.9645। आई गेस क्या था 9645, तो कितना आ जाएगा 5 5 3 0 0.0355 0.0356 या 0.0355, तो ये इस रेंज में आ रहा है, तो ये आंसर होगा। एंड प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 ऑफ द डाइस शो ए मल्टीपल ऑफ 4। तो हमने क्या किया, हमें ऑप्शन हो सकते हैं 5 डाइस शो करने, तो 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, तो एटलीस्ट 3 करा है, यानी कि ये पूछ रहा है 3 4 एंड 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमने 0 1 2 की प्रोबेबिलिटी काउंट की और 1 में से माइनस कर दिया, तो 3 एंड 4 एंड 5 की हमारी आ जाएगी। वो कैलकुलेशन आपने देख लिया, आंसर ही होगा। ठीक है, आगे चलें। तो नेक्स्ट लेक्चर है 11.5, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। ओके, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ चुके हैं, हमें अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं इसके एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। तो हमने देखा कि जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है वो हो जाएगा n इंटू पी, क्योंकि एक बाइनोमियल ट्रायल जो हमारा है, हमारा जो x है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारे n नंबर ऑफ बाइनोमियल ट्रायल का जो है टोटल है, सम है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगा वो सभी का जो है अलग अलग सम हो जाता है, तो n इंटू पी हो जाएगा। ठीक है, एक का होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू p, हमने देखा था बाइनोमियल ट्रायल में, बर्नौली ट्रायल में। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाएगा n इंटू पी। ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस में सेम हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया आइडेंटिकल है, इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए जो वेरिएंस होता है वो भी प्लस हो जाता है। तो वेरिएंस इसका हो जाएगा p इंटू 1 माइनस पी, एक का होता है इंटू एन, तो हो जाएगा n इंटू पी इंटू 1 माइनस पी। तो इस दो सेम अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा एन पी इंटू 1 माइनस पी। और हमें जो है इस फॉर्मूले में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। टॉसिंग ए क्वाइन 500 टाइम्स। ओके, तो हमें जो कैलकुलेट करना है, टॉस ए क्वाइन, फेयर क्वाइन है 500 क्वाइन, 500 टॉसेस फेयर क्वाइन, तो हमारा जो एन हो जाएगा वो 500 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी फेयर क्वाइन का हाफ होता है, तो एन हमें पी मिल गया, तो वेरिएंस क्या हो गया एन इंटू पी यानी 125। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा एन इंटू पी इंटू 1 माइनस पी, तो सेम हो जाएगा ये 100/21 इतना हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। एन है हमारा 500 इंटू पी इंटू 1 माइनस पी, ये होगा ना, तो ये हो जाएगा 250 एंड फिर 125 √125। ठीक है, ये हो गया वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो जाएगा। फिर है फाइंड प्रोबेबिलिटी गिवन एक्सपेक्टेशन एंड एन। तो एक्सपेक्टेशन और एन दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकल जाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमारा जो होता है एक्स का होता है एन इंटू पी, एन और एक्सपेक्टेशन दिया है, तो हमें पी की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल डिस्कस किए गए हैं। फाइंड पीएमएफ गिवन एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस दिया है, तो
इससे हम जो है निकाल लेंगे एन पी और की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम इसका ईएमएफ बना देंगे। तो देखिए एक्सपेक्टेशन जो होता है हमारा एन इंटू पी होता है 4.5 दिया है, और वेरिएंस होता है एन पी इंटू वन माइनस पी, तो 0.45 दिया है। तो यहाँ से आपको वन माइनस पी मिल जाएगा, उससे आपको पी मिल जाएगा, और फिर पी मिल गया आपको, तो एन पी की वैल्यू दी हुई तो एन भी आ जाएगा। देन आप उसका पीएमएफ बना सकते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी टॉपिक है, कोई नहीं, दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले के बेस पे सारे क्वेश्चन बनेंगे आपको। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है एन इंटू पी, एंड द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एन इंटू पी इंटू वन माइनस पी। और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेट एक्स बी ए बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विद ए मीन 5.4, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया, एन की वैल्यू दी है, कैलकुलेट द वेरिएंस। ठीक है, देखो तो पी क्या होगा, हाँ पी निकाल लेते हैं। हमारा एन इंटू पी क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो है 5.4, पी हो जाएगा 5.4 डिवाइडेड एन यानी 9, और ये हो जाएगा 0.6। तो वन माइनस पी क्या हो जाएगा 0.4, और हमें निकालना वेरिएंस, तो वेरिएंस क्या होता है एन, एन क्या है 9, इंटू पी क्या है 0.6, और वन माइनस पी क्या है 0.4। तो कितना हो जाएगा 9.6 एंड 0.4, करो 9 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.4, तो रहता है 2.16। ठीक है, हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट करें, गिवन x इज ए बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल सच दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू 6 है, वेरिएंस ऑफ x 3.6 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। x जो है बाइनोमियल n कमा p है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड p। ओके, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 6 यानी कि n इंटू पी जो है वो 6 है, और वेरिएंस 3.6 है, तो वेरिएंस होता है n इंटू पी इंटू वन माइनस पी, और ये 3.6, तो वन माइनस पी क्या हो गया 3.6 डिवाइडेड 6 इज इक्वल टू 0.6, ये आपका हो गया वन माइनस पी। तो पी क्या हो गया, पी हो गया 0.4। तो एन क्या हो गया, एन हो गया आपका 6/p, यानी कि 6/0.4, ये हो गया 6/4 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 15। दो बचे हैं, दो फाइव जा है, और फाइव थ्री जा हो जाएगा 15। एन आपका 15 हो गया, और पी आपका हो गया 0.4, 15 एंड 0.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, समझ में आ गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू एन इंटू पी होता है, वेरिएंस एन पी इंटू वन माइनस पी होता है, इसी को हमने सॉल्व करके एन और पी की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्या रहा है, एक्स इज इक्वल टू 3, इंटर द आंसर अप टू 3 डेसिमल। प्रोबेबिलिटी में निकालनी है एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए। तो एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 हो तो हो जाएगा एन चूज 3, यानी कि 15 चूज 3। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो 0.4 की पावर 3, एंड फेलियर कितना हो जाएगा 0.6 है फेलियर की प्रोबेबिलिटी, और उसकी पावर हो जाएगी 12। बहुत ही लंबा कैलकुलेशन बन गया ये। पूछ रहा है एक्स इज इक्वल टू 3 पे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, एंटर द आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस। तो 15 चूज 3, ये हो जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइडेड 3 इंटू 2 इंटू 0.4 की पावर 3। 0.4 की पावर 3 क्या होगा, 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 इंटू 0.4, 0.16, 0.16, 064 हो गया, 0.4 का क्यूब हो गया 0.064, 0.064, एंड 0.6 की पावर 12, ये कितना होगा 0.6 की पावर 12, तो 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6,
ये हो गया 0.216। हमें इसका पावर चाहिए 12, तो ये हमने लिया है 3 बार, तो 3 का फिर से कर देते हैं इंटू 0.216, ये हो गया 6 टाइम्स हो गया, 3 × 3 हमने 6 पावर निकाल लिया। अब हमें 12 पावर चाहिए, तो 6 × 6 हम कर दें तो पावर 12 हो जाएगी। सेम में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम का, यानी कि 0.047, 0.047, ये हो गया इज इक्वल टू 0.0021, 2192, 2192, तो ये हो गया 0.6 की पावर 12। अब ये सारे कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे जाएगा 3 5 जा 2 7 जा, ये सारे कैलकुलेशन अब कर दो। तो अभी क्या आया था हमारा, ये आ गया था, और इसमें हम कर देते हैं मल्टीप्लाइड 0.064, मल्टीप्लाई 0.064, और उसमें फिर मल्टीप्लाई करते हैं 35 एंड 13 का, इंटू 35 इंटू 13, तो कितना आ गया 0.0638। तो आंसर क्या है 0.0638, 0.063, देखिए 0.0638 हमारा आया था। तो ये आंसर इसी रेंज में आएगा। x इज इक्वल टू 3 के लिए कैसे कैलकुलेशन किया हमने अपने देख लिया, 15 चूज 3, सक्सेस है 0.4 की पावर 3 एंड फेलियर 0.6 की पावर 12, इसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज ए फेयर डाई इज थ्रोन 90 टाइम्स, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स ए 4 occurs is 15, what is the significance of the expectation। तो एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब हुआ, कह रहा है कि 90 टाइम्स थ्रो किया गया, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स 4 occurs is 15, तो जो एक्सपेक्टेड नंबर है उसका क्या मतलब है कि इफ वी थ्रो द डाई फॉर 90 टाइम्स फॉर एग्जैक्टली 15 ऑफ द आउटकम्स विल बी गेट 4, मतलब 15 आउटकम उसमें 4 आएगा ही आएगा। इफ वी थ्रो द डाई फॉर 90 टाइम्स वी कैन एक्सपेक्ट 15 ऑफ द आउटकम्स टू बी 4, तो हम उसमें से 15 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब ये होता है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना कि डेफिनेटली आएगा। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल y इज गिवन द टेबल, कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू y की। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे होगी, और y की वैल्यू दी हुई है और प्रोबेबिलिटी दिया है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0, प्लस 1 से होगा तो 0.35, प्लस 2 से होगा 0.25 में तो 0.5, प्लस 3 से होगा 0.25 में तो 0.75, तो ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5 5 10 7 1 8 5 13 3 16, तो ये हो जाएगा 1.6। एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, वैल्यू के साथ प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ दो तो आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब कह रहा वेरिएंस ऑफ वाई बताओ, वेरिएंस ऑफ वाई क्या होगा, वेरिएंस ऑफ वाई होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का हम निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 3 जा 9 होगा। तो क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 प्लस 0.35 प्लस 4 से करेंगे 0.25 में तो ये हो जाएगा 1, प्लस 9 से करेंगे 0.25 में तो ये हो जाएगा 9 5 5 4 9 दूनी 18 4 22 और 2.25। ओके, तो करो टोटल, ये हो जाएगा 0.35 है, ये है 1, 35 यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 0.35, तो हो जाएगा 5 5 10, 3 2 5 1 6 एंड 2.60 प्लस 1, ये हो जाएगा 3.60।
3.6 हो जाएगा ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा इसमें से 3.6, इसमें से माइनस हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स का होल स्क्वायर। तो 1.6 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 1.6, और ये होता है 2.56, तो माइनस कर दो। 2.56 माइनस कर दिया, 10 में से 6 गया 4, 0, 1.04, तो वेरिएंस है 1.04। समझ गए? एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आया 3.6, और एक्स का हमने होल स्क्वायर किया 1.6 का, तो 2.56, तो हमने माइनस कर दिया। तो वेरिएंस हमें आ गया 1.04। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सपोज एन यूआरएन कंटेन्स मार्बल ऑफ टू डिफरेंट कलर्स, रेड एंड येलो. A marble is drawn randomly from the URN and its color has been recorded. Then the marble is kept in the URN and remixed before the next draw. Okay. तो दो डिफरेंट कलर हैं, रेड एंड येलो, और तो उसमें से हम निकालते हैं तो कलर को रिकॉर्ड करते हैं, फिर देन द मार्बल इज केप्ट इन द यूआरएन एंड रिमिक्स्ड बिफोर द नेक्स्ट। मतलब उसका नंबर्स कम नहीं हो रहा है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट है, उसके यहाँ पर वैसी को हम डाल दे रहे हैं। सपोज द proportion of yellow and red marble in the URN is pi 1 and pi 2. Let the URN has 15 marble, okay, out of which 6 are red. 6 are red and a total of 10 marbles is drawn from the URN. तो 10 ड्रॉ किए गए, तो 6 रेड है 15 में से, तो येलो हो गए 9। तो 10 मार्बल ड्रॉ किए गए, इसके आंसर देना है पाई 1 एंड पाई 2 की वैल्यू क्या होगी, बताओ। पाई 1 एंड पाई 2 है क्या? प्रपोर्शन ऑफ येलो एंड रेड मार्बल इन द यूआरएन। ओके, पाई 1 एंड पाई 2 जो है प्रपोर्शन है येलो एंड रेड मार्बल। तो येलो का प्रपोर्शन क्या है? येलो का प्रपोर्शन है 9, 9/15, और ये रेड का हो जाएगा 6/15। तो इसी को सॉल्व कर लो, 3 3 जा, 3 5 जा, और ये हो जाएगा 0.6, और ये हो जाएगा 0.4, 6.6 एंड 0.4, ये है आपका प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या रहा है ना, तो 9 मार्बल है 15 में से, तो प्रोपोर्शन हो जाएगा 9/15 0.6, एंड पाई 2 हो जाएगा 6/15 यानी 0.4। तो ये मैंने प्रोपोर्शन आ गया। फिर कह रहा है इन द एक्सपेरिमेंट फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ येलो बॉल्स ड्रॉन। येलो बॉल का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है। ओके, तो येलो बॉल है टोटल 9, 10 marbles is drawn from the URN। ओके, और ये हो रहा है विद रिप्लेसमेंट हो रहा है ना, रिकॉर्ड करके हम उसी में वापस डाल दे रहे हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो विद रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो ये बाइनोमियल आइडेंटिकल रैंडम वेरिएबल है। तो आइडेंटिकल रैंडम वेरिएबल का क्या होता है, हमें निकालना है डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो वेरिएंस पहले निकालेंगे हम। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है n इंटू पी इंटू 1-p। यहाँ पर हमने क्या करना है कि 10 मार्बल हम ड्रा कर रहे हैं, हमारे जो है मार्बल कम नहीं हो रही है, मार्बल का कलर नोट करके फिर वापस उसी में डाल दे रहे हैं, यानी कि हमारा जो है वो है विद रिप्लेसमेंट है। तो 10 मार्बल है ड्रॉ करने हैं, तो 10 n इंटू पी। येलो का प्रोबेबिलिटी क्या है? 9/15। येलो का है 9/15, जो कि 0.6 इंटू और 1-p, तो 0.4, तो कितना हो जाएगा? 6 चौको 24.24 इंटू 10 हो जाएगा, तो 2.4। तो ये हो जाएगा 2.4 हो जाएगा इसका वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसका अंडर रूट ले लो 2.4 का, तो 2.4 का जो अंडर रूट आएगा
वो आता है 1.549 के लगभग आएगा। 1 मिनट में आपको करके दिखा दूं। टू 2.4 का स्क्वायर रूट लेना है हमें, 2.4, इसका हमें लेना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या होगा, अरे यही हो गया ये। पहले हमें स्क्वायर रूट इसमें सेलेक्ट करते हैं, स्क्वायर रूट हमें लेना है 2.4 का, 2.4, तो ये क्या 1.549, 1.549 ये है, तो ये होगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्टिविटी खत्म होती है, अब लेक्चर 11.6 होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 11.6 को। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो लाइक करिए अगर अच्छा लगा तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू।